हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको 2 टेस्ट दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको इस सेट में कितना मार्क्स आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स वी कैन एक्सपेक्ट, जब बाजार में किसी भी वस्तु का दाम क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो हमें आगे क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमें यही देखने के लिए मिलता है कि अगर प्राइस गिर गया मतलब दाम घट गया तो वस्तु का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। समझ गए बातों को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड यही तो कहता है, यानी कि जो हम आपको बताए थे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का अगर दाम गिर रहा है तो उसका मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। अगर इसका दाम जो है, प्राइस जो है अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही कहता है कौन, लॉ ऑफ डिमांड यही बात को कहता है। समझ गए चीज़ों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते आगे। आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग के पिता किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है किसको, आपको आंसर पता चल गया। देखिए पहले आपको लगा लेना है आंसर, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फिलिप कोटलर को हम क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। तो मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसा है। तो आपको ये आंसर ही पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर लिए, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए तो जो भारतीय मतलब जो अर्थव्यवस्था है ये मिक्स, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर हो, समझ गया बातों को, प्लस में क्या, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों एग्जिस्ट करता हो, वहीं पे क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब जैसे कि प्राइवेट मतलब पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि वेलफेयर का जो काम होता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वेलफेयर का काम का मतलब होता है कि नेशन मेकिंग, मतलब इसमें सबका ध्यान बराबर रखा जाता है पब्लिक का। इसमें मूल्य से ज़्यादा, मतलब वस्तु के मूल्य से ज़्यादा पब्लिक का ध्यान रखा जाता है कि किसको क्या चाहिए। समझ गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सभी कुछ होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ होता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि जो कस्टमर, ये जितना प्राइवेट कोई भी कंपनी है वो अपना प्राइस फिक्स करके रखता है, जो मतलब जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, नहीं जिसके पास पैसा है वो नहीं खरीद सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर पे ध्यान रख, जैसे कि देखते हैं ना बच्चों को स्कूल में क्या मिलता है कि स्कॉलरशिप मिलता है, उसको बहुत सारा प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो वो कहाँ हो रहा है वो काम, तो पब्लिक सेक्टर में होता है, वो काम प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बातों को। तो यहाँ वेलफेयर का मतलब ध्यान, क्योंकि नेशन के अंदर जो भी है आदमी सभी को मतलब इक्वल ख्याल रखा जाता है। ये कहाँ होता है, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर होता है। ठीक है, आप मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको तो आप समझ ही गए, मतलब हम आपको बता ही दिए कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। मतलब जिसके पास मतलब जो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, मतलब कंपनी के एक तरीके से कंपनी के हाथों में वहाँ सब कुछ होता है। समझ गए बातों को। और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर चीज़ें होगा। यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम किसका, तो नेशन के अंदर जो पब्लिक है उसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे प्राइस ओरिएंटेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड की बात यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब, और यहाँ पे होगा वेलफेयर। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुड मार्केटिंग इज नॉट एन एक्सीडेंट बट रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड, यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, प्लानिंग एंड क्या, तो आपको आंसर पता चल गया। अब चलिए मैं बताता हूँ। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कहने का मतलब है जो गुड मार्केटिंग है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक हो गया, वो कोई दुर्घटना नहीं है। समझ रहे हैं, वो क्या है कि अगर आप केयरफुल मतलब मार्केट मतलब प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसके वजह से जो चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं मतलब गुड मार्केटिंग। समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए अभी आप DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करके पूरा प्लानिंग कीजिएगा हमको कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन टेस्ट कब देना है। तो अगर सब कुछ ये कर करके आप सफल हो जाते हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आपको अचानक होगा। ये तब हो गया जब आप पूरा चीज़ को अच्छे से अपने अंदर प्लानिंग करके काम किए थे, तब आपको सफलता मिला। तो यही बात ये कह रहा है। गुड मार्केटिंग जो क्या है, मतलब एक सावधानी पूर्वक योजना जो बनाने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वही ये गुड मार्केटिंग है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है
कि प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू, तो मतलब प्रोडक्शन जो फंक्शन है ये किससे संबंधित है। दोस्तों आप एक चीज़ पे ध्यान रखिए, देखिए इंग्लिश से जो हिंदी में जो मतलब जो टाइप है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर कहीं पे टाइपिंग अगर मिस्टेक मिल जाए तो आप उसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हम कल आप लोगों से पूछे थे कि हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में, तो काफ़ी लोग बोले थे हिंदी में, कुछ लोग इंग्लिश में। तो मैं सोचा हूँ जो क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको दोनों भाषा दे दूंगा, ठीक है। और जो बुक से मैं लेकर के आऊँगा उसमें तो एक्चुअली इंग्लिश में दिया है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको भी कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दूँ। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताते हैं। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है ना कच्चा माल, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर जाएगा, तभी तो जा करके फिनिश होकर के निकलेगा। तो जब यहाँ पे ये फिनिश प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ पे क्या निकला फिनिश प्रोडक्ट। समझ गए चीज़ों को। तो देखिए जब ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आया तो ये क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है ना, इंडस्ट्री के अंदर इनपुट हो रहा है, और यहाँ से जब फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है तो क्या हो रहा है, तो आउटपुट हो रहा है। समझ गए चीज़ों को, आउटपुट हो रहा है। तो जैसा मतलब मान लीजिए बहुत महंगा अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो बहुत महंगा प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट भी बिकेगा, अगर ये सस्ता है तो ये सस्ता बिकेगा। समझ गए चीज़ों को। तो ये जो होता है क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू किससे रिलेट हो गया, तो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हो गया। समझ गए चीज़ों को। यहाँ हिंदी का जरूरत नहीं था, ठीक है। अब इतना तो समझिए रहे, आप एक ऑफिसर बनने वाले, तो इनपुट आउटपुट का मतलब तो आपको पता चलिए रहे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, लेकिन कई बार लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, रोजगार वाले से लेकर के कंफ्यूज करते रहते हैं। तो चलिए पहले आपको खुद का आंसर दे लेना, उसके बाद हमारा देखना है। देखिए क्या कह रहा है कि मानव यानी कि विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है किस पे आधारित होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये आधारित होता है, किन किन बातों को कंसिडर करके इसको निकाला जाता है। तो इसको निकाला जाता है, आपको ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन पर यानी कि जीवन स्तर को ध्यान रख के ये चीज़ें HDI निकाला जाता है। समझ गए बातों को। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन मिलेगा ना एग्जाम में, और थोड़ा भी अगर हड़बड़ाइएगा तो आपको ये चीज़ें रोजगार जो है ना इससे कंफ्यूज कर जाता है लोग, इसीलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ कंसीडर किया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि मानव कितना विकास किया उस देश में उस साल में, ये चीज़ें निकाला जाता है। और एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ से कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। समझिए बातों को। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात क्या देखा जाता है कि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश का क्या है, मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है। उसके बाद कि वहाँ पे कितने % लोग एजुकेटेड है, ये चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद जो वहाँ का लोग रहते हैं उनका लिविंग मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, मतलब वहाँ के लोग कितना अपने लिविंग के ऊपर खर्च कर पाते हैं, कितना ब्रांडेड पहनते हैं, कितना मतलब चीज़ों को मतलब एक्सपेंड कितना करते हैं, उन चीज़ों ये सब चीज़ों को कंसिडर करके चीज़ें निकाला जाता है। आपको ये क्वेश्चन और यहाँ से बताना है, एक क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा कि 2021 में जो भारत का है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितना है, 2021 का बताना है, ठीक है, 20 का नहीं बताना है, 2021 का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आप लोग कितना सीरियस है, कितने लोग बताते हैं कमेंट को। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, तो क्वालिटी, सर्विस और प्राइस, मतलब एक क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, सेवा मतलब उसको क्या दिया गया, उस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या वादा किया गया, क्या चीज़ें उसको सेवा में प्रदान किया गया, उसके बाद कीमत, ये जो है क्या है कॉम्बिनेशन। अगर हम इस तीनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जो क्वालिटी है, प्राइस है और जो सर्विस है, इसको हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, तो कस्टमर वैल्यू ट्राइड बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को। देखिए क्यों, क्योंकि एक कस्टमर को क्या चाहिए, सपोज कीजिए आप दुकान पे अगर सामान खरीदने जाते हैं तब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो सामान खरीदे उसका क्वालिटी अच्छा हो, जो दुकानदार हमको सर्विस दे रहा है वो अच्छा बिहेव कर ले, अच्छा सर्विस दे, ठीक है, उसके बाद उसका प्राइस सस्ता हो। तो ये सब क्या है, कस्टमर के फेवर में है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर वैल्यू ट्राइड बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को। तो चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, कई बार ये रेलवे के परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एक्चुअली ऑप्शन अलग अलग रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन लिखा हूँ ये सब के सब यूजफुल ऑप्शन है, इसलिए मैं ये चारों को लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्या है कि व्हेन डिड द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक, मतलब इसमें मेजर कमर्शियल बैंकों का, सबसे ज़्यादा बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये आपको पता होगा 1969 में हुआ था। और कितना, तो 14 बैंकों का हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 14 बैंकों का। और किसके टाइम में हुआ था, तो इंदिरा
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। आपको अगर बताना चाहते थे एक क्वेश्चन बताइए, हम आपको पंचवर्षीय योजना कितना अच्छे से समझाए हैं कि पूरा चीज़ आपको याद हो गया होगा, जो हिंदी वाले हम इकोनॉमी वीडियो में आपको बताएं। तो आपको ये बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में, कौन से 5 ईयर प्लान में ये हुआ था 1969, कौन से 5 ईयर प्लान में आ रहा है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देख लेते। देखिए 1949 में किसका हुआ था, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। समझ गया। और 1955 में किसका, तो एसबीआई का। ये सब याद रखिए, सब पूछा जाता है, मजाक नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए 1980 में क्या हुआ था कि यहाँ पे 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ था। समझ गए, किसके कार्यकाल में, तो ये भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। आपको एक ही चीज़ बताना है, मैं क्या पूछा हूँ कि कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सुनते हैं और तब निकाल लेते बिना नोट को ढूंढे दिमाग से, तब आपका पता चलता है कि आपके अंदर कितना तैयारी है। मैं ये पूछा हूँ, आप नेट पे सर्च मार के अगर तुरंत देख लीजिएगा तो आपको क्या फायदा हुआ। जो मैं पढ़ाया हूँ उसको रिकॉल करके देखिए कि हम कितना कुछ, जैसे कि हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि आपको एक ही ध्यान रखना है। क्या, तो देखिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं क्या बताया। तो हम बोले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखिए, क्या, तो 1951 को खाली ध्यान रखिए। उसके बाद क्या हम बोले थे कि 5 साल जोड़ दिए 56 पुर जाएगा। उसके बाद 5 साल जोड़ दीजिए तो 61 पुर जाएगा। समझ गए बातों को। और उसके बाद जब 61 में क्या कीजिएगा कि आप 5 साल जोड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, 66 जाइएगा। समझ गए बातों को। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, क्या कि एक चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछा था कि चाइना और भारत के बीच में युद्ध कब हुआ था। उसके बाद एक चीज़ और पूछा जाता है, क्या कि मतलब जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध कौन से पंचवर्षीय योजना का हुआ। उस समय का जो पंचवर्षीय योजना था वो सफल रहा, असफल रहा। तो ये सब कुछ हम आपको डिटेल बता चुके। तो ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और इसमें 66 से लेकर और 69 तक क्या होगा, समझ रहे हैं ना, 66 से 69 तक क्या होगा, ये चीज़ें हम आपको बता रखे हैं। 66 से 69 3 साल के लिए क्या आएगा, एक साल का। चलिए अब इतना ही तक मैं रखूंगा, इससे आगे नहीं बताऊंगा। तो देखिए अभी 69 हो गया। अब 69 से लेकर के अब कहाँ तक चलेगा, एगो 74 तक चलेगा। समझ गए बातों को। तो ये इसी तरह से हम आपको आगे बताए थे। फिर हम आपको क्या बताए थे कि आपको 90 से 92 में क्या करना है कि इसको खाली रख लेना है। फिर 70 से लेकर 78 से लेकर के और 80 में भी खाली रख लेना है। यहाँ पे रूलिंग प्लानिंग आया था। 90 से 92 में भी कुछ नहीं था। समझ गए बातों को। यहाँ भी एक ईयर का प्लान आया था। तो इन सब चीज़ों को काट काट करके और 5-5 साल जोड़ के हम पंचवर्षीय योजना पूरा के पूरा कंप्लीट हम आपको बताए थे। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए आपका आगे जो हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य ह्रास क्या होता है, यानी कि जो डिप्रिसिएशन होता है ये क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो हम आपको क्या पढ़ाए थे कि जीडीपी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, तो एनडीपी। उसके बाद क्या पढ़ाए थे कि जीएनपी। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, तो एनएनपी। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, तो देखिए जीएनपी के बाद एनएनपी हम पढ़ाए थे। तो यहाँ 2 चीज़ बोले थे, एकदम फैक्टर कॉस्ट पे बोले थे और दूसरा क्या बोले थे, तो मार्केट कॉस्ट पे बोले थे। जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं एनएनपी तो इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। एक बार हम ये कम्युनिटी टैब में पूछे भी थे आप लोगों से आंसर, तो काफ़ी लोग सही दिए थे, लेकिन काफ़ी लोग पढ़ाने के बाद भी गलती आंसर दे रहे थे। समझ गए चीज़ों को कि जब हम एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये जीडीपी क्या होता था हम आपको अच्छे से बताए थे कि जो भी एक देश का जो ज्योग्राफिकल सीमा या पॉलिटिकल सीमा जहाँ तक है, इस पूरे एरिया के अंदर जितना भी कुछ एक साल के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विस के से जो रिवेन्यू आया, जो पैसा आया, वो सब इस देश के क्या हो गया, जीडीपी हो गया। चाहे वो देसी हो विदेशी हो, कोई मतलब नहीं है। समझ गए बातों को। और इसी में से जब हम डिप्रिसिएशन घटा देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, तो एनडीपी आ जाता था। समझ गए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता था। अब देखिए जीएनपी क्या होता था कि हमारे देश के अंदर जो कुछ भी इनकम हुआ, समझ गए बातों को, और इसमें से जो हमारे देश के अंदर जो कुछ विदेशी लोग हैं उसके द्वारा जो इनकम किया गया, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जो विदेशी के द्वारा जो इनकम हुआ था प्रॉफिट, उसको हटा देंगे। और जो बाहर में, जो सपोज कीजिए अमेरिका में हमारे देश का कोई लोग है, इसके द्वारा अगर कोई इनकम हुआ है अमेरिका में, तो उसका जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यही हो जाता है क्या, तो जीएनपी हो जाता है। समझिए। और जब इस जीएनपी में से हम क्या घटा लेते थे, तो डिप्रिसिएशन घटा लेते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, एनएनपी आ जाता था। हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, अगर नहीं देखिएगा तो नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन अगर देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। समझ गए बातों को। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट कॉस्ट हो गया। समझ गया चीज़ों को। तो अब तो आपको आंसर पता चल ही क्या होगा, क्या हो जाएगा कि यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस में क्या, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं कि हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिसोर्स, यानी कि जो सोर्स है रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू का सोर्स है। तो देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर जो इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो एक्चुअली किसके द्वारा, आपको आंसर पता चल गया ना। तो चलिए मैं बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा उसके ऊपर, मतलब जो उससे सोर्स जो पैसा आता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से, वो किसको आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को आता है। यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है इसमें इसको थोड़ा सा आप इरेज कर लीजिए। यहाँ पे दोनों लिखा हुआ कि सेंट्रल स्टेट दोनों, तो नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसका रिवेन्यू जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम टैक्स स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम सब कुछ क्लियर कर दिए थे आपको।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म देगा आपको, यानी कि CSO देगा आपको, ठीक है। तो ओ के जगह आपको कभी तो ऑफिस दे देगा और कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो कुछ भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपको टिक लगा लेना है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सेलर मार्केट डिनोट्स ए सिचुएशन। मतलब क्या कि सेलर मार्केट मतलब जो विक्रेता है उसके हाथ में स्थिति चला जाता है जब बाजार को, तो हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि आप कभी अगर बाजार जाते होइएगा तो देखते होइएगा, जिस दिन बाजार के अंदर ना सप्लाई कम है, यानी कि सामान कम है, ठीक है, और डिमांड अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ क्या होता है कि अब वो बाजार जो है सेलर के हाथों में चला गया। सेलर के हाथ में कैसे कि अगर खरीदने वाला ज़्यादा लोग आ गया, बेचने वाले कम लोग हैं, सामान कम है, तो वो अपने हिसाब से दाम को थोड़ा सा बढ़ा भी देता है ऊपर की तरफ। आप ऐसा एनालिसिस किए भी हुएगा कभी अगर बाजार गए होइएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेलर मार्केट क्या डिनोट करता है कि उस दिन क्या हो गया, सप्लाई क्या हो गया, मतलब सप्लाई जो हो गया ज़्यादा हो गया, सप्लाई नहीं मतलब एक्चुअली यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो मैं भी बता रहा हूँ कि डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, सप्लाई से, यानी कि डिमांड एक्सेस हो जाएगा किससे, सप्लाई से। तो क्या कैसा हो जाएगा कि सेलर के हाथे में चीज़ें चला गया, जो बेच रहा है उसके हाथे में, तो यहाँ पे डिमांड हो जाएगा ज़्यादा किससे, सप्लाई से हो जाएगा। समझ गया चीज़ों को। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई मतलब मार्केट के अंदर कम रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेलर मार्केट डिनोट सिचुएशन बोलते हैं। समझ गए, मतलब विक्रेताओं के हाथ में उस दिन का बाजार चला गया। तो दोस्तों ये था आपका 12 क्वेश्चन का सेट। मैं दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, जितना कुछ जो चैनल पे मतलब जो प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, उसको आप अच्छे तरह से देख लीजिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ आपको, जितना मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का टू द पॉइंट करा रखा हूँ ना, आप कहीं भी खोज लीजिए, अगर इतना आपको टू द पॉइंट ओरिएंटेड मिल जाएगा 24 नंबर के लिए, तो आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि सर क्या इतना ही आपको दूसरा जगह भी हमें मिल रहा है। आप, मैं कह रहा हूँ वो जो जितना भी 14-15 वीडियो डाला हुआ ना हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, आप अच्छे से उसको देख लेते। खाली फोटो खींच के मोबाइल में भर मत लीजिए, वो किसी भी काम का नहीं आता। और वीडियो डाउनलोड करके मोबाइल में मत रख लीजिए। एक रिसर्च से ये भी पता चलता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि हमारे मोबाइल के अंदर है, जब एग्जाम आएगा तो देख लेंगे। भैया अभी एक चैप्टर है तो आप पढ़ नहीं रहे, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो आपको 6 गो सिलेबस, 6 गो किताब, 7 गो किताब दिखेगा, तो क्या आप सबके निकाल के पढ़ लीजिए? कभी भी पॉसिबल नहीं। अभी आपके पास टाइम है तो उसको रिपीट करके देखिए और अच्छे से समझ लीजिए दिमाग में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, जैसे कि हम कैसे 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन पूछे, तो आपको कॉपी नहीं देखना है, नेट पे सर्च नहीं करना, आपको दिमाग लगा के उसको रिकॉल करना है। 1 मिनट टाइम देना है, लेकिन आपको रिकॉल करना है। यही चीज़ एग्जाम में काम आता है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 1-1, 2-2 नंबर से लोग पीछे भागते हैं। हम आपको डेरा नहीं रहे, हम आपको अभी आपके पास टाइम है तो हम ये कह रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। आपके पास अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप मेहनत करके अपॉर्चुनिटी को लीजिए, भाग्य भरोसे सिर्फ नहीं बैठे रहिए। समझिए बातों को। तो चलिए दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए अच्छा से, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।